अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग रिसर्च का जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 3। और इसी पार्ट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टू ऑब्जेक्टिव मेनली। वन इज द नर्सिंग रिसर्च पैराडाइम्स क्या है, और फिर जो है ना कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज होती है नर्सिंग रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए। ओके, तो ये हमारी मेन ऑब्जेक्टिव होगी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाइए। अच्छा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होता है कि पैराडाइम्स क्या है, और इसी के बारे में हमारा जो नर्सिंग थ्योरी का कोर्स था तो उसमें भी हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। इधर जो है ना फिर भी हम डिटेल से जो है ना इस कंसेप्ट को समझेंगे कि पैराडाइम्स होते क्या है रिसर्च में। तो पैराडाइम सबसे पहले ये आप समझिए कि इट्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। ये जितने भी हम स्टडी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं या मेथोडोलॉजीज पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ जो है ना ये पैराडाइम्स के अंदर आते हैं। अब पैराडाइम्स होती क्या है? पैराडाइम्स होते हैं कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस का एक सेट होता है जो एक डिसिप्लिन को शेप करता है। मतलब ये कि आपका एक डिसिप्लिन है, नर्सिंग है, तो ये नर्सिंग कौन सी कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस पे चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैराडाइम सिंपली। मतलब ये कि हमारा नर्सिंग का जो पैराडाइम्स है तो वो 4 पैराडाइम्स है। एक है हेल्थ है, पर्सन है, एनवायरनमेंट है और नर्सिंग है। तो इन चार ही चीजों पे हम जितनी भी थ्योरीज जो है ना वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, तो हमारा मेन पर्पस जो है ना वो इन चार चीजों के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमेगा कि हेल्थ, पर्सन, एनवायरनमेंट, नर्सिंग, इन चार चीजों पे हम फोकस करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट और प्रैक्टिस जो है ना वो सारी की सारी इन चीजों तक वो जो है ना वो महदूद होगी। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पैराडाइम्स है, हमारी नर्सिंग का पैराडाइम्स। तो ये हमारी नर्सिंग में जो कोर कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस यूज होते हैं, तो उस कोर कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस को जो एक डिसिप्लिन को शेप आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैराडाइम। अच्छा, फिर जो है ना पैराडाइम assumptions अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड हाउ वी कम टू अंडरस्टैंड इट। पैराडाइम्स क्या होते हैं? ये हम रियलिटी और नॉलेज के नेचर को मालूम करने के लिए जो हमारे पास एजम्पशंस होते हैं, हमारे जो ख्यालात होते हैं किसी चीज की रियलिटी या किसी चीज के बारे में, नॉलेज के बारे में जो हमारे पास एजम्पशंस होते हैं, ख्यालात होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराडाइम्स कहते हैं। एंड हाउ वी कैन टू अंडरस्टैंड इट, और किस तरह जो है ना हम इस नॉलेज और रियलिटी को हम किस तरह जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है ना नर्सिंग में बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लोग ऑब्जेक्टिवली जो है ना वो मालूम करते हैं, बहुत सी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिवली आप पेशेंट से जो है ना सब्जेक्ट से आप पूछते हो और वो आपको बताते हैं। तो ये पैराडाइम्स का एक एस्पेक्ट है कि पैराडाइम जो है ना आपको वो जो नॉलेज आप गेन करना चाहते हो, जो रियलिटी होता है, उसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हो, किस तरह आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपके दिमाग में जो ख्यालात और assumptions होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? वो पैराडाइम्स होते हैं। ओके, ये बाद में जो है ना इधर भी हम समझते हैं कि पैराडाइम जो है ना क्या होता है? वर्ल्ड व्यू होता है कि दुनिया के बारे में आपका तासुर क्या है, दुनिया के बारे में आपका सोच क्या है, या आउटलुक जिसको हम कहते हैं कि दुनिया के बारे में आपका आउटलुक या आपका स्टाइल या आपका व्यू पॉइंट या आपका जनरल पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड और अबाउट द थिंग्स दैट अकर इन द वर्ल्ड एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो इसी रियल वर्ल्ड के बारे में आपके जो व्यू पॉइंट है, आपकी जो जनरल आम तासुर है ये रियल वर्ल्ड में जो चीजें होते हैं, जो स्टाइल आपका है, जो आउटलुक आपका, जो नजर है इन चीजों के बारे में, तो वो क्या होता है? वो पैराडाइम होता है। अच्छा, विद सर्टेन assumptions अबाउट रियलिटी। और अब ये जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में जो रियलिटी प्रेजेंट होते हैं, तो इस रियलिटी के बारे में आपकी सर्टेन assumptions होते हैं। मतलब ये कि कुछ चीजों को जो है ना आप बेहतर समझते हो, कुछ चीजों को जो है ना कोई वही चीज को जो है ना कोई दूसरा उसको बेहतर नहीं समझेगा। तो हर किसी का उस रियलिटी के बारे में अपने अपने assumptions होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली पैराडाइम होता है। तो सिंपली जो है ना ये थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स डिफिनेशन है, लेकिन सिंपल डिफिनेशन इसका ये होता है कि हमारी जो कोर कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस होते हैं हमारी डिसिप्लिन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम आर lenses that help us to sharpen और focus on the phenomena of interest। पैराडाइम क्या होता है? ये लेंस होते हैं, जस्ट लाइक लेंसेज। और ये लेंस क्या करते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट का फिनोमेना होता है, मतलब कि हम कोई रिसर्च जो है ना वो कंडक्ट करते हैं,
तो उस रिसर्च का जो कंडक्शन हम करते हैं तो उसको हम किस नज़र से, किस लेंस से देखते हैं कि आया ये चीज़ जो है ना ये पॉजिटिव साइड पे है या ये चीज़ जो है ना ये नेगेटिव साइड पे है। तो ये हमारे सब्जेक्टिव जो इंटरप्रिटेशंस हमारे होते हैं, दे आर नॉट ब्लाइंडेड दैट लिमिट और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। और ये जो पैराडाइम्स होते हैं ना ये ब्लाइंडर नहीं होती, मतलब ये अंधे नहीं होती जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को जो है ना वो लिमिट करे, नहीं। लेकिन ये जो है ना हमारा जो क्यूरियोसिटी होता है उसको और भी क्या दे करते हैं, उसको और भी जो है ना प्रमोट करते हैं, और भी जो है ना उसको, क्योंकि आपको जो है ना आप इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को, बार बार जो है ना उन चीज़ों के बारे में आप मजीद जानना चाहते हो, तो ये क्या करते हैं हमारी जो क्यूरियोसिटी होता है उसको इंक्रीज करता है। ओके, अच्छा, अब जो है ना पैराडाइम्स पैराडाइम्स के साथ साथ जो है ना स्टडी फ्रेमवर्क आते हैं या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आते हैं या मेथोडोलॉजीज, ये थोड़ी सी रिलेटिव टर्म्स है, तो इनको भी जो है ना आप इनके डिफरेंशिएशन आप समझिए तो आपको पैराडाइम्स का भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने पैराडाइम्स की पढ़ा। पैराडाइम्स हमने पढ़ा कि हमारे पास कोर कंसेप्ट्स और जो कोर कंसेप्ट्स और जो कोर प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमारी डिसिप्लिन को शेप करते हैं, तो वो पैराडाइम्स होते हैं। अच्छा, अब पैराडाइम के बाद जब हमने आपने अपनी डिसिप्लिन के लिए एक स्पेसिफिक पैराडाइम रखा, जैसा कि ये वाली पैराडाइम्स है, तो फिर इस पैराडाइम्स के बाद आपने जो है ना स्टडी फ्रेमवर्क अपनी रिसर्च में सबसे पहली पैराडाइम, फिर पैराडाइम के बाद आपने स्टडी फ्रेमवर्क को जो है ना वो क्या करना है, वो अरेंज करना है। स्टडी फ्रेमवर्क हमने पहले भी जो है ना इस पहले वाले पार्ट में डिटेल से डिस्कशन किया था कि स्टडी फ्रेमवर्क जो है ना वो क्या होता है, वो जो हमारी रिसर्च डिजाइन को स्ट्रक्चर करते हैं। मतलब ये कि जो जिस डिजाइन पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, कि हमारे पास जो ऑर्डरिंग होता है, जैसे कि वो होता है, आपने जो है ना एनालिसिस करनी है, आपने आउटकम्स जो है ना वो बनानी है, आपने प्रोडक्शंस करनी है, तो इसका एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होता है और उस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है ना आपने जाना होता है। तो वो क्या होता है, वो स्टडी फ्रेमवर्क होता है। स्टडी फ्रेमवर्क और जिसको जो है ना हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, जिसके थ्रू जो है ना आप एक थ्योरी को जो है ना वो शेप आउट करते हो। ओके, अच्छा, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या स्टडी फ्रेमवर्क के बाद फिर आते, जब आप ये जो है ना ऑर्गेनाइज करो रिसर्च में, तो इसके बाद फिर आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हो। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, अब ये जो है ना आपने थ्योरेटिकली चीजों को ऑर्डर वाइज किया, एक फ्रेम दिया, एक शेप दिया। अब यहाँ पे जो है ना आप कंसेप्चुअली, विजुअली या वर्बली जो है ना आप चीजों को एक शेप देते हो, एक मैप बनाते हो। तो ये क्या होता है, ये आपके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं अबाउट द रिजल्ट। ये आपके जो है ना वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होते हैं उस बेस पे जो है ना ये आप करते हो थ्योरेटिकली, और ये आपके अपने इंटरप्रिटेशन अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं। और ये दोनों स्टडी फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने पहले पार्ट में डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, अच्छा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद फिर आते हैं मेथोडोलॉजीज। मेथोडोलॉजीज जो है ना फिर ये स्पेसिफिक टूल्स जो आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हो, तो वो क्या होते हैं, वो आपके मेथोडोलॉजीज होते हैं। और ये बाद में जो है ना हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथोडोलॉजीज होते हैं। अच्छा, अब जब पैराडाइम्स हमने पढ़ी, तो पैराडाइम्स के एग्जांपल टू टाइप्स ऑफ पैराडाइम हम मोस्टली जो है ना यूज करते हैं। एक होता है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। और इसी के थ्रू जो है ना हर एक डिसिप्लिन के जो पैराडाइम्स फिर बनते हैं, तो वो इन दो पॉजिटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम्स के थ्रू बनते हैं। जैसे कि नर्सिंग में जो है ना ये 4 पैराडाइम है, और इसका एक मेटा पैराडाइम का मतलब है कि इन सारी पैराडाइम्स का जो खुलासा होता है वो क्या होता है, वो मेटा पैराडाइम होता है जो मेजर्स ऑफ द स्पेसिफिक डिसिप्लिन होते हैं। ओके, तो ये है पैराडाइम, 4 पैराडाइम है, और ये जो है ना आप अखज करती हो थ्रू इन चीजों से, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। तो पैराडाइम के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जो रिसर्च में, कॉमन रिसर्च में जो है ना वो एक होता है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, जिसको हम एम्पेरिसिज्म भी कहते हैं या एम्पेरिकल पैराडाइम भी कहते हैं। और ये जो है ना ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये क्वांटिटेटिव होता है। ये पैराडाइम कौन सा पैराडाइम कौन से कंसेप्ट से होते हैं, ये वो कंसेप्ट होते हैं जिसमें जो है ना आप पेशेंट को ऑब्जेक्टिवली जो है ना आप उसको मालूम करते हो। ये डिटेल में बाद में आते हैं, हम स्टडी करते हैं। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम, इसको हम इंटरप्रिटिविस्ट पैराडाइम भी कहते हैं और नेचुरलिस्टिक पैराडाइम भी कहते हैं। आपको नेम से मालूम होगा कि ये जो है ना ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है या क्वालिटेटिव पैराडाइम ये होता है। इस इसमें जो है ना हम कंसिडर करते हैं पेशेंट की फीलिंग्स को। इसमें जो है ना हम जो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है उस डेटा को हम कंसिडर करते हैं
पॉजिटिविस्ट में इसमें हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लेते हैं और इसमें जो है ना सब्जेक्टिव जो पेशेंट होता है उसकी फीलिंग्स और इमोशंस वगैरह को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम में लेते हैं। तो ये दोनों जो है ना इधर है। सबसे पहले जो है वो है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव पैराडाइम होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव पैराडाइम या क्वांटिटेटिव पैराडाइम भी कहते हैं। इट इज द पैराडाइम ऑफ 19th सेंचुरी गाइडेड बाय द वर्क ऑफ these philosophers such as कुंती, न्यूटन एंड लोकी। तो ये जो फिलोसफर थे इन्होंने जो है ना पॉजिटिविस्ट पैराडाइम वो डेवलप किया। द पॉजिटिविस्ट assume that the world is based on some reality which has to be studied and known। अब ये जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है ये क्या कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, तो ये दुनिया में कुछ हकीकतें है, कुछ रियलिटीज है और ये रियलिटीज जो है ना हम इसको क्या कहते हैं स्टडी करने की कोशिश करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये जो रियलिटीज प्रेजेंट है। अच्छा, assumption is the basic principle truth that is not to be challenged and is believed to be true without proof or verification। तो assumption के बारे में तो आप जानते होगी कि assumption हम उस प्रिंसिपल और उस ट्रूथ को कहते हैं जो वेरिफिकेबल नहीं होती लेकिन उसको हम सच मानते हैं। हमारा बिलीव्स जो होते हैं जिसको हम सच बिलीव करते हैं लेकिन वेरीफाइड नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं assumption। अब ये जो पॉजिटिव पैराडाइम है तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव assumptions जो है ना वो हम लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। तो पॉजिटिव पैराडाइम या जिसको हम एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं कि जिसमें जो है ना क्या होता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है, मतलब ये कि जो चीज है उसी को जो है ना आप लेते हो, आप जो है ना उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, अपनी इंसाइट जो है ना उसमें हम यूज नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स जो है ना ऐसी स्टडी में हम यूज नहीं कर सकते। ये सिंपल से जो है ना ये क्या होता है ये क्वांटिटेटिव स्टडी होता है, जो चीज प्रेजेंट होती है उसी के बेस पे जो है ना वो काम होगा। अच्छा, डिटर्मिनिज्म phenomena are not haphazard or random events but have antecedent cause। तो ये डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि हर एक चीज जो है ना पहले से डिटर्मिन है, मतलब ये कि जो चीज प्रेजेंट है तो उसका एक स्पेसिफिक रियलिटी है और वो रियलिटी जो है ना कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, अब ये आपको जो है ना और भी ज्यादा समझ आ जाएगा जब हम नेचुरलिस्टिक डिजाइन पैराडाइम हम पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है ना ये डिफरेंस वाज़िह समझ आ जाएगा। अच्छा, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज डायरेक्टेड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अब ये जो रिसर्च होता है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का तो इसका जो मेन पर्पस होता है कि आप अंडरलाइंग काज को मालूम करें कि जो चीज है उस चीज का एक स्पेसिफिक काज होगा, वो काज चेंज नहीं हो सकता, चाहे जो भी सब्जेक्ट आ जाए और उसको देख ले लेकिन वही की वही काज उस चीज का रहेगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसका चेंज नहीं हो सकता। तो उसी काज को मालूम करना ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का मेन पर्पस होता है। ओके, अच्छा, ये ऑब्जेक्टिविटी भी फोकस करते हैं जैसे कि मैंने बताया। इफ अ पर्सन डेवलप लंग कैंसर, एग्जांपल है कि अगर एक बंदे ने जो है ना वो क्या लंग कैंसर डेवलप होगी उसमें, द साइंटिस्ट assume that there may be one or more reason that can be potentially identified and understood। अब किसी को जो है ना लंग कैंसर हो गया तो साइंटिस्ट जो है ना पॉजिटिविस्ट पैराडाइम या पॉजिटिविस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि इस बंदे को कोई ना कोई एक ना एक रीजन होगा और उस रीजन के वजह से जो है ना इसी लंग कैंसर डेवलप हो गया है। अब ये जो रीजन है ये रियलिटी बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और ये चेंजेबल नहीं होगा। मतलब ये कि एक साइंटिस्ट आता है उसको जो है ना देखते हैं तो वो एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दूसरा अलग तरीके से नहीं, वो जो है ना ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगा। ओके, तो वो चेंजेबल नहीं होगा जैसे कि ऑब्जेक्टिव डेटा हम कहते हैं। अच्छा, फिर जो है ना दूसरा होता है नेचुरलिस्टिक। अभी आपको जो है ना ऊपर वाला भी अच्छे से समझ आ जाएगा। नेचुरलिस्टिक या जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्टिक और इंटरप्रेटिविस्टिक। ओके, तो ये क्या इट बिगिंस एज काउंटर मूवमेंट टू पॉजिटिविज्म एंड विद राइटर्स सच एज वेबर एंड केंट। तो ये जो है ना ये पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट आ गया। ओके, और इन साइंटिस्ट रिसर्च ने जो है ना ये डेवलप किया। द नेचुरलिस्टिक assume that reality is not fixed entity but it is the outcome of the subject's activity। तो अब ये क्या कहते हैं, ये नेचुरलिस्टिक कहते हैं कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो कि हर चीज का एक स्पेसिफिक रियलिटी होता है, नहीं, ऐसी कोई बात ये कहते हैं कि नहीं है। ये जो रियलिटी होते हैं ये रियलिटी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो बंदा उसको देखता है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने वो न्यूटन का लॉ पढ़ा था, न्यूटन लॉ में जो रिलेटिविज्म का थ्योरी था
इधर भी आ रहा है। रिलेटिविज्म में उन्होंने ये बात की थी कि अगर एक बंदा है वो गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो गाड़ी जब चलते हैं तो इसका मकसद ये नहीं कि वो दोनों ऑब्जर्वर के मुताबिक वो चलता होगा। जो उसके अंदर बैठा है उसको ये लग रहा है कि ये गाड़ी खड़ा है, जो बाहर वाला रास्ते पे जो है ना वो जा रहा है उसको ये लग रहा है कि ये गाड़ी जो है ना वो जा रहा है। तो ये रिलेटिविज्म है। जैसे कि हम इधर दुनिया में बैठे हैं तो दुनिया में हमें ये पता चलता है कि ये दुनिया जो है ना ये क्या है, ये स्टैटिक है। लेकिन जब और सीआरओ से अब इसको देखते हो तो ये दुनिया क्या है, ये चलती है। तो ये कहता है कि ये जो रियलिटी होता है ना, ये रियलिटी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वो इसको देखता है, और सब्जेक्ट के इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट जो है ना मैं किस तरह इंटरप्रेट करता हूँ, दूसरा बंदा आता है उस चीज को किस तरह इंटरप्रेट करता है। तो ये जो है ना ये चेंजेबल है, और पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि नहीं ये चेंजेबल नहीं है। अच्छा, दिस इज रिलेटिविज्म। और इसके जो मैंने आपको बताया रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल माइंड। एक ही बंदी के माइंड में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट होते हैं, एंड देन देयर इज नो प्रोसेस बाय व्हिच द अल्टीमेट फाइनल ट्रूथ और फॉल्सिटी कैन बी डिटरमिन। तो ये कहता है कि इधर जो है ना कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे जो है ना आप अल्टीमेट रिजल्ट निकालो कि ये चीज जो है ना ये ट्रूथ है या फॉल्स है। तो ये कहता है कि देयर इज नो फाइनल ट्रूथ और फॉल्सिटी। दुनिया में कोई चीज जो है ना फाइनल ट्रूथ भी नहीं है और फाइनली फॉल्सिटी भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे मुताबिक ये बात जो है ना वो सही माना जाता है कि दुनिया जो है ना वो स्टैटिक है। लेकिन बाहर से यारों से जो जब लोग इसको देखते हैं तो उनके मुताबिक ये बात जो है ना गलत मानी जाती है हमारी कि ये दुनिया स्टैटिक है। वो कहते हैं कि नहीं ये चल रहा है। तो ये क्या होता है कि देयर इज नो फाइनल ट्रूथ और falsity इन द यूनिवर्स। तो ये नेचुरलिस्टिक डिजाइन कहते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, फोकस करता है। द नेचुरलिस्टिक assume that knowledge is maximized when the distance between the researcher and the participant in the study is minimized। तो ये क्या कहते हैं, जो नेचुरलिस्टिक होते हैं, नेचुरलिस्टिक ये कहते हैं कि जब रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के दरमियान जितना फासला कम होगा, फासले का मतलब ये नहीं हो कि एक दूसरे के क्लोज बैठे होते हैं, नहीं, वो जो है ना कितना ज्यादा जो है ना रिसर्चर का एक्सेस है उसको, रिसर्चर का एक्सेस कितना ज्यादा है पार्टिसिपेंट को। अगर पार्टिसिपेंट को ज्यादा एक्सेस है तो पार्टिसिपेंट की जो सब्जेक्टिव रियलिटीज होते हैं, जो उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसको ज्यादा हद तक जो है ना वो रिसर्चर समझेगा। जब ज्यादा हद तक रिसर्चर समझेगा तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड जो है ना वो रिसर्चर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी ज्यादा समझेगी, और एट द एंड रिजल्ट जो है ना वो भी मोर एक्यूरेट आएगा अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्टिक पैराडाइम। ओके, लेकिन पॉजिटिविस्ट कहते हैं, पॉजिटिविस्ट में पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व नहीं होते। अभी जो है हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते कि उसमें पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो कहते हैं कि जो चीज है वो है, उसमें ये नहीं है कि ये वाला जो है ना एक सब्जेक्ट आ गया तो वो किस तरह देखते हैं, दूसरा आ गया तो वो किस तरह देखते हैं। तो नेचर ऑफ रियलिटी क्या होता है कि रियलिटी अब जो है ना रियलिटी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है या रियलिटी जो है ना वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो पॉजिटिविस्ट एजम्पशन ये कहते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट है, और रियलिटी जो है ना देयर इज अ रियल वर्ल्ड ड्राइवन बाय नेचुरल कॉजेस। तो ये कहता है कि रियलिटी एग्जिस्ट है, और ये जो रियल वर्ल्ड इधर प्रेजेंट है और उस रियल वर्ल्ड को जो है ना नेचुरल काजेस से जो है ना वो ड्राइवन होते हैं, ये पॉजिटिविस्ट कहते हैं। लेकिन नेचुरलिस्ट इसके अगेंस्ट है। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि नहीं, रियलिटी इज मल्टीपल। ये कहते हैं रियलिटी इज यूनिक, रियलिटी एक ही रियलिटी होता है। ये बाल पॉइंट है तो बस ये बाल पॉइंट है। लेकिन जो नेचुरलिस्टिक होते हैं वो कहते हैं कि रियलिटी इज मल्टीपल एंड सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल जो है ना रियलिटी को शेप करता है कि इंडिविजुअल किस तरह जो है ना उस रियलिटी को वो देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, फिर रियलिटी जो है ना, जो पॉजिटिविस्ट होता है, पॉजिटिविस्ट का सोच डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव जो मैंने आपको पहले लेक्चर में जो है ना समझाया था कि डिडक्टिव का मतलब ये है कि जो जनरल से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं और स्पेसिफिक पे खत्म होते हैं। मतलब एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो वो डिडक्टिव या डिडक्शंस होते हैं, डिड्यूस करते हैं बात को। तो ये क्या कहते हैं नेचुरलिस्ट कि हम जो है ना रियलिटी एग्जिस्ट। तो अब रियलिटी के बारे में ये जो जांच पड़ताल करते हैं तो इसके लिए वो एक ब्रॉडर थ्योरी से शुरू करेगा, थ्योरी से शुरू करेगा और उस थ्योरी के अंदर चलेगा थ्योरी को टेस्ट करेगा। उस टेस्ट के बाद जो है ना वो रिजल्ट्स निकालेगा, और रिजल्ट्स के बाद जो है ना उसको एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे वो क्या करेगा,
वो फोकस करेगा। तो ये क्या होता है, ये डिडक्शन होते हैं कि आप रियलिटी की तरफ जब आप पहुंचते हो तो रियलिटी इट्स ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट की तरफ जब आप चाहते हो किसी फिनोमेना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे एक्सरसाइज के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे एक्सरसाइज के पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा है। तो ये एक थ्योरी है हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके जो है ना एक्सरसाइज हम कहते हैं, और उसके मेंटल हेल्थ को चेक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना हम उसको टेस्ट 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 और एट द एंड हम एनालिसिस करते हैं, और हम जब रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं तो रिजल्ट जो है ना हमें ये पता चलता है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स है या नहीं है। तो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल तक जो है ना हम होल थ्योरी से, होल जनरलाइजेशन से जो है ना एक स्पेसिफिक पर्सन तक चलता है। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिविस्ट एजम्पशन या डिडक्टिव होते हैं। नेचुरलिस्टिक जो है ना वो इंडक्टिव होते हैं। किस तरह? नेचुरलिस्टिक ये कहते हैं कि हमारे पास रियलिटी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आप चीज को सब्जेक्ट से उठाते हो कि ये बंदा है, ये इस रियलिटी को किस नजर से देखता है। दूसरे बंदे के पास जाते हो, आप इस रियलिटी को किस नजर से देखते हो। तीसरे के पास आप जाते हो, आप इस रियलिटी को किस तरह देखते हो। मल्टीपल लोगों से जो है ना आप रियलिटी का जो इंटरप्रिटेशन उनके होते हैं वो इकट्ठा करते हो, और फिर जो है ना उसको जनरलाइज करते हो होल पॉपुलेशन पे कि यार इतनी सारी लोगों ने जो है ना इस रियलिटी को इस तरह इंटरप्रेट किया, तो हो सकता है सारा जो सोसाइटी है, सारा पॉपुलेशन है, तो वो इस रियलिटी को इन चंद सैंपल की तरह जो है ना वो इंटरप्रेट करेगा। तो ये क्या होता है, ये इंडक्टिव होता है। स्टार्ट विद द पेशेंट, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, उसको जो है ना फिर आइडेंटिफाई पैटर्न्स, उसका जो पैटर्न होता है मल्टीपल पेशेंट में उसको आइडेंटिफाई करते हो, और इससे एक थ्योरी आप डेवलप करते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पेशेंट विद क्रॉनिक पेन, एक पेशेंट है उसका क्रॉनिक पेन है, दूसरा पेशेंट है उसका क्रॉनिक पेन है, तीसरा पेशेंट है उसका क्रॉनिक पेन है। तो आप इन पेशेंट के आप एनालिसिस करते हो कि इन पेशेंट में जो है ना क्या चीजें ऐसी सेम है कि ये क्रॉनिक पेन की तरफ लेके जाते हैं। आपको मल्टीपल पेशेंट के एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है, वो आपको बताते हैं कि मुझे जो है ना इस तरह की प्रेशर है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, या मेरी कुछ नीड्स पूरी नहीं हो रही। आप उनको देखते हो और एट द एंड आप ये एक रिजल्ट निकालते हो कि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं जिनको क्रॉनिक पेन होते हैं, तो उनको स्ट्रेस होता है या स्टिग्मा होता है। तो ये आप जो है ना फिर जनरलाइज करते हो होल पॉपुलेशन पे, ये इंडक्टिव होता है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या होता है पॉजिटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम में? तो नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी एग्जिस्ट इधर पॉजिटिविस्ट में, और इसमें जो है मल्टीपल रियलिटी मैंने एक्सप्लेन किया। रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड पार्टिसिपेंट, तो ये पॉजिटिविस्ट जो है ना ये पार्टिसिपेंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कहता है कि एक रियलिटी है तो है, इस पे जो है ना किसी को जरूरत नहीं कि वो कौन जो है ना इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, नहीं। लेकिन ये कहता है कि ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है रियलिटी। ओके, तो इसमें जो है ना पार्टिसिपेंट इसका पार्ट होगा, कंस्ट्रक्टिविस्टिक पैराडाइम का पार्ट होगा पार्टिसिपेंट। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस करते हैं, और ये सब्जेक्टिवली जो है ना रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। ये डिडक्टिव होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिविस्ट डिडक्टिव होते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है ना इंडक्टिव होते हैं। ये जाते हैं डिस्क्रीट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनमें। इनमें क्या होते हैं, ये जो वो होता है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम होता है। तो इस पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में डिस्क्रीट और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और जैसे कि हमने बताया ना कि आप जो है ना इसमें चीज़ों को जनरलिटी से जो है ना आप इसको लेके जाते हो स्पेसिफिक तक। तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो है ना आप इनसे निकालते हो। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव होता है, क्वांटिफाइबल होता है, ये तो हमने बताया। ये जो है ना रिसर्च प्रोडक्शन इसमें होते हैं, रिसर्च प्रोडक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटीज। जो प्रोडक्शन आप करते हो, तो जो रियलिटी होते हैं उस रियलिटी पे आप चीजों को प्रोडक्शन उसकी करते हो, प्रोडक्शन उसकी करते हो, सॉरी। अच्छा, फिर टेक्स्ट स्पेसिफिक डिजाइन इसके होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह इनसाइट यूज नहीं होती। अच्छा, कंट्रोल ओवर कंटेक्स्ट इधर होता है, मतलब है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, तो आपके अपने कॉन्टेक्स्ट पे जो है ना आपका कंट्रोल होता है, क्योंकि किसी बाहर के बंदे को जो है ना बाहर के ख्यालात को आप इस पे जो है ना वो इम्प्लाई नहीं करते हो। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल हो गया। सीक जनरलाइजेशन, इसमें जो है ना क्या होते हैं, इसमें जनरलाइज करते हो आप इस स्टडी को, जो है ना क्या करते हो, जनरलाइज। क्यों? क्योंकि ये आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी और यूनिवर्सल लॉज पे जो है ना ये चीज आप रिसर्च करते हो। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होते हैं, जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, उस पे आप रिसर्च को, और इसके इसी वजह से जो है ना इसको आप ओवर जनरलाइज पॉपुलेशन पे आप जो है ना उसको जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन ये जो होता है, ये जनरलाइजेशन इसके बहुत लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, तो इसमें हर एक
बंदे का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो इंटरप्रिटेशन जो है ना ज़्यादा लोगों पे जो है ना वो आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है ना सीक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है इसमें होते हैं, ओके। ये एम्फेसिस ऑन द होल बॉडी पे ये फोकस करते हैं। सब्जेक्टिव नॉन क्वांटिफाइबल होते हैं। इमर्जेंट इंसाइट फ्रॉम पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, जो पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस होते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम में जो है ना वो लाजमी होते हैं। कंटेक्चुअलाइज, ये कंटेक्स्ट पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह चीज को जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। ये नरेटिव इंफॉर्मेशन पे जो है ना वो फोकस करती है क्वांटिटेटिव पे, लेकिन ये नरेटिव पे जो बंदा आपको नरेट कर रहा है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उस पर फोकस करते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव है, स्टैटिस्टिकल है, और ये जो है ना क्वालिटेटिव है, ओके। सीक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो है ना आप इन डेप्थ जाते हो, चीज की गहराई तक जो है ना जो बंदा इंटरप्रेट करता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन की गहराई तक जो है ना पहुंचने की कोशिश करते हो, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आता है नर्सिंग रिसर्च मेथडोलॉजीज। तो मेथडोलॉजीज कौन कौन सी मेथड जो है ना वो यूज होते हैं नर्सिंग रिसर्च में, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च साइंटिफिक मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, और आउटकम रिसर्च, ये हमने पढ़ा। क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, ये फेनोमेनोलॉजिकल होते हैं। फेनोमेनोलॉजिकल का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है लीव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द फेनोमेना पे, कि जो बंदा होता है वो आपको किस तरह उस अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को जो है ना आप इसमें कलेक्ट करते हो। ये ग्राउंडेड थ्योरी, इसके थ्रू जो है ना एक न्यू थ्योरी जो है ना वो डेवलप होती है। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब है एक न्यू थ्योरी जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू जो है ना वो डेवलप होते हैं। यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होते हैं, यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव रियलिटीज पे आप फोकस करते हो, इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हो। ये एथनोग्राफिक होते हैं। एथनोग्राफिक का मतलब ये इसमें आप कल्चर और कम्युनिटीज को जो है ना आप स्टडी करते हो, उसकी इंटरप्रिटेशंस को, उनके रिवायत को जो है ना आप स्टडी करते हो। हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल का मतलब ये कि आप जो है ना पास्ट को स्टडी करते हो और उस पास्ट के थ्रू जो है ना आप प्रेजेंट को उस पर इंटरप्रेट करते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, हो सकता है कि यहाँ पे भी इस तरह के हो जाएगा। तो ये क्वालिटेटिव मतलब सिंपल ये कि इसमें इंटरप्रिटेशंस होते हैं, सिंपल। क्वांटिटेटिव का मतलब ये कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन होते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये प्रोवाइड सिस्टेमिक एंड ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू, किसी चीज का जो है ना डिस्क्रिप्शन आप करते हो तो उस चीज में जो रियलिटीज होती है उस रियलिटीज को आप बयान करते हो, अपने इंटरप्रिटेशन इसमें नहीं कर सकते। ये कोरिलेशनल होते हैं। कोरिलेशनल का मतलब ये कि एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका एक्सटेंट कितनी हद तक वो रिलेशनशिप है और कितनी डायरेक्शन उस रिलेशनशिप का क्या है, तो ये कोरिलेशन जो है ना आपको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये वैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। वैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है कि वो होता है इन्वेस्टिगेट कॉज एंड इफेक्ट बट लैक रेंडमाइजेशन। इसमें जो है ना हम कॉज इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन रेंडमाइजेशन जो है ना इसमें नहीं होते। और ये हमने जो है ना बायोस्टैटिस्टिक में डिटेल से पढ़ा था ये वाला डिजाइन। फिर जो है ना एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन भी क्वांटिटेटिव में आते हैं, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट को जो है ना स्टडी करते हो, लेकिन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के थ्रू आप जो है ना वो स्टडी करते हो। अच्छा, इसके बाद फिर आउटकम रिसर्च होता है। आउटकम रिसर्च में क्या होता है कि आप बहुत क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड जो है ना आप अप्लाई करते हो और इसके थ्रू जो है ना आप इन जो रिजल्ट आता है तो उस इन रिजल्ट पे आप फोकस करते हो, तो ये आपका आउटकम रिसर्च होता है, ओके। अच्छा, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो टाइप्स है जैसे कि हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हमने डिटेल से पढ़ी। और फिर जो है ना टाइप्स क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च में फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च और केस स्टडी जो आप करते हैं वही है। द वे आई फील इज हार्ड टू क्वांटिफाई, तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है कि मैं जो फील कर रहा हूँ उसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। ये उसको बता रहा है कि नहीं, आप मुझे जो फील कर रहे हो उसको आप 1 to 10 के स्केल पे आप मुझे बता दो, आप 5% तक एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, 10% तक, 2% तक, तो ये उस चीज को जो है ना वो क्वांटिफाई करते हैं इससे, ओके। क्वांटिटेटिव डेटा ये ले रही है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है आउटकम रिसर्च। Outcome research, it focuses on examining the end result of the care or determining the changes in health status for the patient. ये जो है ना एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं और ये क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग द चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस फॉर द पेशेंट। पेशेंट को आपने कोई इंटरवेंशन वगैरह दी, उस इंटरवेंशन की जो एंड में रिजल्ट आ गया तो उस रिजल्ट पे जो है ना ये फोकस करते हैं। इसमें 4 एसेंशियल एरियाज होते हैं। पहला वाला द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकल नर्सिंग इंटरवेंशन, जो आपने की उसको
पेशेंट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये आउटकम रिसर्च में फंक्शनल मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग फॉर द पेशेंट, जो पेशेंट का फंक्शनल वो है कंडीशन है उसको मेंटेन रखना, वो मेंटेन होता है, मेंटेन रहता है या नहीं रहता, और उसकी फिजिकल फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट्स आते हैं या नहीं आती, तो ये भी फाइनल प्रोडक्ट पे या फाइनल रिजल्ट पे हम जो है फोकस करते हैं। फाइनेंशियल आउटकम अचीव्ड विद द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, आपने जो है ना हेल्थ केयर सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, तो कितनी जो है ना फाइनेंशियल आउटकम उसका कितना आ गया, खसारे में चली गई या जो है ना आपको बेनिफिट्स मिल गई। और पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद द हेल्थ आउटकम्स आर रिसीव्ड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइड, तो चौथा वाला जो पॉइंट होता है उसमें वो आप पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को मालूम करते हो कि उसको जो केयर प्रोवाइड किया गया और जो केयर प्रोवाइडर था उससे वो कितना सेटिस्फाई है, तो ये चार चीजें जो है ना आप आउटकम रिसर्च में पढ़ते हो। अच्छा, अब ये जो तीन टाइप्स है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 और 6 में जो है ना, ये वन बाय वन हम डिटेल से उधर पढ़ेंगे। अच्छा, हाउ इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डेवलप, अब ईबीपी या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस किस तरह डेवलप होते हैं, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज डेवलप्ड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च अप्रोचेज, ये जो अप्रोचेज हमने तीन पढ़े ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आउटकम रिसर्च, तो इसी के बेस पे जो है ना आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है ना प्रमोट करते हो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मैंने पहले पढ़ा था कि जो प्रैक्टिस आप करते हो तो उसके पीछे आपका रिशनली क्या है, उसके उस प्रैक्टिस के लिए आपके पास कौन सी एविडेंसेस है जो आप करते हो, तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वो एविडेंस ढूंढना जो है ना वो इन तीन रिसर्च अप्रोचेस से जो है ना आप हासिल कर सकते हो। थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च वी आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द पैशन एंड फैमिली एक्सपीरियंस विद द हेल्थ एंड एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, उसके जो थॉट्स होते हैं वो क्या है, तो ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू जो है ना, जिस पेशेंट का आपने सर्जरी किया तो उस पेशेंट की फैमिली किस तरह फील कर रहा है और वो पेशेंट किस तरह फील कर रहा है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च आपको बता रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ जो इंटरवेंशन आपने की, नर्सिंग इंटरवेंशन आपने की, आपने जो है ना कोई भी इंटरवेंशन आपने की, तो उस इंटरवेंशन को का इफेक्टिवनेस कितना रहा, तो जो इफेक्टिवनेस आप टेस्ट करते हो ना, तो टेस्टिंग जो है ना वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मतलब ये कि उससे जो है ना उसका वाइटल साइंस बेहतरी आ गया उसमें या नहीं आ गया, उसके जो कंडीशन था तो वो कंडीशन अब वो किस तरह फील कर रहा है, तो ये क्या होते हैं वो जब आप टेस्ट करते हो उस पेशेंट को और उसकी कंडीशन जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू जो है ना आप इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस को मालूम कर सकते हो। फाइनली आउटकम रिसर्च फोकस ऑन द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव, आउटकम्स क्या करते हैं, वो आउटकम पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, और रिजल्ट के थ्रू जो है ना वो ये मालूम करते हैं कि प्रोविजन ऑफ क्वालिटी मेंटेन हो गया या नहीं हो गया, और जो केयर है वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। अच्छा, अब इधर जो है ना थोड़ी सी वो है एक टेस्ट है, और इसमें ये बता रहा है कि ये वाली नीचे जो लाइंस आपको सिनेरियो दी गई, तो इससे आप मालूम करो कि इसमें कौन सा क्वांटिटेटिव सिनेरियो है और कौन सा जो है ना क्वालिटेटिव अप्रोच आता है। पहले वाला, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पेशेंट विद प्रोस्टेट कैंसर वेटिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो ये कहता है कि एक प्रोस्टेट कैंसर वाला पेशेंट है, उसको जो है ना हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना अपने लिए बेस्ट समझेगा, तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्या है कि इसमें जो है ना पेशेंट क्या करते हैं, अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शन को खुद अपने लिए ढूंढते हैं, एक सब्जेक्टिव वर्क वो करता है, और सब्जेक्टिव वर्क के थ्रू जो है ना फिर वो हमें बताता है कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, ये जो है ना ये ऑप्शन आप स्टार्ट करो, तो ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। और दूसरा जो है ना, व्हाट इफेक्ट्स डज रूम टेम्परेचर हैव ऑन कोलोनाइजेशन ऑफ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर आपने लगाया है तो उस यूरिनरी कैथेटर में कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया कितना हो रहा है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के साथ, तो आप जो है ना इसमें आप दो काम करते हो, एक रूम टेम्परेचर को आप मेजर करते हो, साथ में आप बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन रेट को आप मेजर करते हो, तो दोनों को के मेजरमेंट होते हैं, और इस कंपैरिजन से फिर आपको पता चलता है कि क्या इफेक्ट्स जो है ना वो यूरिनरी कैथेटर पे होते हैं, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, इसमें आप टू वेरिएबल को आप मेजर कर रहे हो और मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव। सी नंबर है, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस अमंग नर्सिंग होम रेजिडेंट्स, जो होम रेजिडेंट्स होते हैं, बूढ़ी लोग होते हैं, उसमें स्ट्रेस की सोर्सेज कौन कौन सी है, तो ये क्या है, ये सैम्पली ये क्वालिटेटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें आप एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस
आप पेशेंट के एक्सपीरियंस को जो है ना एक्सप्लोर करते हो कि स्ट्रेस जो है ना उसकी सोर्सेज क्या है, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस जो है ना वो आपसे शेयर करते हैं। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव डेटा को आप उससे ले रहे हो, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है। अच्छा, फिर इसके बाद डी नंबर है कि डज थेरेप्यूटिक टच अफेक्ट द वाइटल साइंस ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट। तो ये जो है ना आपको दो ऑब्जेक्टिव, दो वो वेरिएबल दी गए हैं, एक है थेरेप्यूटिक टच, दूसरा है वाइटल साइंस है। तो ये कहते हैं कि जब आप पेशेंट को थेरेप्यूटिक टच दे रहे हो तो उसकी वाइटल साइंस बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो आप इधर थेरेप्यूटिक टच को भी मेजर करते हो और साथ में वाइटल साइंस को भी मेजर करते हो कि आपने एक मतलब थेरेप्यूटिक टच दिया, इतने ड्यूरेशन के लिए दिया, तो उसके क्या इफेक्ट्स जो है ना वो पड़े। तो ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टू वेरिएबल जिसमें होते हैं, इस वजह से ये क्वांटिटेटिव है। ई नंबर में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप अमंग स्टेज 4 कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं स्टेज 4 में, तो उनके दरमियान जो है ना होप का मतलब क्या होता है, वो क्या समझते हैं इस स्टेज में, क्योंकि उनके पास तो जिंदगी खत्म हो चुकी होती है ना, वो समझते हैं कि हमारा जो है ना वो आखिरी स्टेज है। तो अब उनकी होप क्या है कि हम कितने अरसे तक जो है ना हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्या करना चाहिए हमें। तो ये क्या होता है, ये उनकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो है ना आप मालूम करते, एक्सप्लोर करते हो। और ये क्वालिटेटिव है कि फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशन उनकी क्या है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना एफ नंबर आता है। एफ नंबर में व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रीनेटल इंस्ट्रक्शन ऑन द लेबर एंड डिलीवरी आउटकम्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन है, उस पे जो है ना प्रीनेटल इंस्ट्रक्शन का उसकी लेबर और डिलीवरी आउटकम्स पे जो है ना क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। क्यों क्वांटिटेटिव है, क्योंकि इधर जो है ना मेजर टू वेरिएबल हम मेजर करते हैं। एक जो है ना प्रीनेटल इंस्ट्रक्शन जो हम उनको दे रहे हैं, कितने इंस्ट्रक्शन हम उनको दे रहे हैं, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है ना डिलीवरी आउटकम्स किस तरह आते हैं। मतलब ये कि उसके डिलीवरी का जो टाइम है, लेबर टाइम है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या और जितने भी आउटकम लेबर्स के होते हैं, डिलीवरी के होते हैं, वो आउटकम किस तरह आ रहे हैं। तो दो वेरिएबल को हम इधर मेजर करते हैं, तो इसी वजह से जो है ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। 8 नंबर या जी नंबर पे क्या है, व्हाट आर द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द होमलेस। होमलेस पेशेंट के हेल्थ केयर नीड्स क्या है, एंड व्हाट बैरियर्स डू दे फेस इन हैविंग दोज नीड्स मेट। और इस बैरियर्स को जो है ना ओवरकम करने के लिए वो कौन सी नीड जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। तो इसमें दो किस्म के हैं, एक क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव। पहला जो हमें बता रहा है कि हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द होमलेस वो क्या है, तो आप जाके उससे पूछोगे कि बाबा आप जो है ना इधर पड़े हुए हो इतने अरसे से, आपको जो है ना क्या मसला है, आपको क्या चाहिए, क्या आपकी ख्वाहिश है, आपकी सेहत के लिए जो है ना क्या चीज आपको पसंद है। तो हेल्थ केयर नीड जो है ना वो आपको बताएगी। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है और इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। ओके, तो आइडेंटिफाई हेल्थ केयर नीड्स थ्रू लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ होमलेस इंडिविजुअल। उसकी जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू आप उसके क्या मालूम करते हो, उसकी हेल्थ केयर नीड्स को। लेकिन इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी क्वांटिटेटिव भी है। किस तरह कि एक तो आप उन जो हेल्थ केयर नीड्स है उन हेल्थ केयर नीड की प्रेवलेंस को आप क्वांटिफाई करते हो कि उनको जो हेल्थ केयर नीड है वो तो उन्होंने अपने आप को आपको बताया। अब ये कितने प्रेवलेंट है उस बंदे में, या जितने भी पेशेंट्स उधर होते हैं उनमें कितने प्रेवलेंट है, होमलेस इंडिविजुअल में कितने प्रेवलेंट है ये हेल्थ केयर नीड्स। और दूसरा ये जो बैरियर्स फील कर रहे हैं, तो वो बैरियर्स कितने हैं, कौन से बैरियर्स हैं जो उन नीड्स को जो है ना अनमेट करते हैं, उन नीड्स को मेट करने से, तो उसकी प्रेवलेंस कितने है, बैरियर्स की प्रेवलेंस कितने हैं, और हेल्थ के नीड्स की प्रेवलेंस कितने हैं। तो इसमें जो है ना फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट है। ओके, तो ये था। फिर इसके बाद जो पांचवा है लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। और अपने आप से जो है ना कोई ऐसा प्रॉब्लम सेलेक्ट करो और इसके लिए फिर कौन सा जो है ना रिसर्च, कौन सा अप्रोच जो है ना वो बेस्ट होगा। तो ये जो है ना हमारी, मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का हमारे डिटेल से यूनिट्स आते हैं। उस यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, उधर हम लिमिटेशन सब कुछ जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर एक प्रॉब्लम उधर हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ट है या क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।